हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। हम पढ़ रहे थे क्रिया। क्रिया हमने क्या क्या पढ़ा था। क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी, उसके उदाहरण सब पढ़ चुके थे और साथ ही क्रिया के भेद पढ़े थे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे, जिसमें हमारे दो शब्द आए थे, अकर्मक और सकर्मक। इसके हमने उदाहरण की बात की थी, इसकी परिभाषा की बात की थी। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे, अकर्मक और सकर्मक। और साथ ही हमने सकर्मक के जो दो भेद होते हैं, एक कर्मक और बहुकर्मक, वो भी हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कितने प्रकार होते हैं। ये हमारे 7 प्रकार के होते हैं। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। ये हमारे 7 होते हैं। ये दोनों प्रयोग व संरचना के आधार पर। वैसे तो ये अलग अलग होते हैं, प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं, संरचना के आधार पर अलग होते हैं, लेकिन ये हमारा इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि अलग कौन सा है। तो हमें इतना पता होना चाहिए, प्रयोग व संरचना के आधार पर ये 7 हैं: संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नामधातु, कृदंत, सहायक और सजातीय। ठीक है, ये हमारे कितने हैं? 7 हैं। आइए इनका परिभाषा की बात करते हैं कि हमारा संयुक्त क्या होता है, पूर्वकालिक क्या होता है, प्रेरणार्थक क्या होता है और नामधातु क्या होता है। ठीक है, सबकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा संयुक्त क्रिया। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें कि संयुक्त क्रिया होती क्या है। देखिए, जहाँ जहाँ कार्य तो सिर्फ एक ही हो, लेकिन क्रियापद जो होता है हमारा, वो हमारे 2 हो। जब क्रियापद 2 होगा तो वो जो हमारा होगा संयुक्त क्रिया होगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए, सर कार्य तो हम समझ गए कि सर कार्य जो हम करते हैं वो हमारा कार्य है, लेकिन जो क्रिया है, क्रियापद जो है, वो हमारा क्या है? क्रियापद क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब क्या होता है क्रियापद, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी मैं जो उदाहरण इसके बारे में बताऊंगा, वो आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें है आपने पाठ पढ़ लिया है। आपने पाठ पढ़ लिया है तो क्या होगा? आपने, देखिए यहाँ जो हमारा स्पेस है वो स्पेस नहीं है, आपने एक साथ जोड़ा हुआ है, तो आपने पाठ पढ़ लिया है। तो देखिए, जो कोई भी है, अगर मैं आपकी ही बात करूं, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपकी ही बात करूं, तो आपने पाठ पढ़ लिया है, तो आपने एक काम क्या किया कि आपने पाठ पढ़ा है, ये हम आपका कार्य है। ठीक है, आपने पाठ पढ़ा, वो आपका कार्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्रियापद इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, क्या है? एक तो पढ़, दूसरा क्या है? लिया है। क्यों? देखिए, पढ़ भी हमारा क्या है? पढ़ हमारा क्या है? एक क्रिया है। और लिया है, वो भी हमारा एक क्रिया है। तो 2 क्रियापद आ गए ना, एक पढ़ और एक लिया। समझे? तो जब कार्य सिर्फ एक हो और क्रियापद 2 हो, जब क्रियापद 2 हो, तो हमारा वहां क्या होता है? हमारा संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है क्रियापद? जब 2 क्रिया हो, एक पढ़, दूसरा लिया। ठीक है, पढ़ लिया, 2 क्रियापद आ गए, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य या संयुक्त क्रिया। ठीक है, ये वाक्य नहीं है, क्रिया है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है ना? तो देखिए आगे बढ़ते हैं, और भी आप इसके उदाहरण और भी ले सकते हैं। जैसे जैसे और क्या क्या लिख सकते हैं? वह खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह नहा चुका है, वह खा चुका है। ये हमारे क्या होंगे? संयुक्त क्रिया होंगे। ठीक है, अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें हमारा 2 कार्य होता है, 2 कार्य होता है, लेकिन इसमें एक तो समाप्त हो चुका होता है और दूसरा वो करने जा रहा है या आगे करता रहेगा, भविष्य तक भी वो करता रहेगा। समझे? इसमें कार्य कितने हो गए हमारे? 2। इसमें कार्य हमारे हो गए 2, जिसमें एक पूर्ण हो चुका है और दूसरा जो है वो करने जा रहा है, दूसरा करने जा रहा है। तो हमारा, अब इसके उदाहरण की बात करें कि एक तो पूर्ण हो चुका है, दूसरा करने जा रहा है, तो उदाहरण क्या लिख सकते हैं हम? ये श्याम पढ़ कर सो गया। देखिए, पढ़ कर मतलब कि वो पढ़ तो चुका है, लेकिन अगला जो कार्य है वो सो गया। अब दूसरा जो कार्य किया उसने, सोने का कार्य किया। तो एक कार्य क्या? वो पढ़ना, दूसरा काम होना सोना। 2 काम हो गए ना हमारे। तो पढ़ना और सोना 2 काम हो गए। तो यहाँ हमारा क्या होगा? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक इसलिए कहा गया है, काल माने समय, पूर्व माने पहले, मतलब कि पहले एक काम हो चुका है और दूसरा कार्य करने जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसे हम पूर्वकालिक कहते हैं। और भी उदाहरण ले सकते हैं,
जैसे वो नहाकर कपड़े धोने गया, ठीक है, वो नहाकर कपड़े धोने गया, या वो किस डे के बाद हगने बनाने गया, यहाँ पे देख किस करने के बाद हक करने गया, ठीक। और भी ले सकते हैं बहुत। अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए ये थोड़ा समझने वाली बात है। प्रेरणा क्या होता है? अगर हम सिर्फ प्रेरणा की बात करें क्या होता है, तो प्रेरणा का जो अर्थ होता है वो होता है मोटिवेट करना, ठीक है, मोटिवेट करना। मोटिवेट मतलब क्या होता है? हम किसी दूसरे को किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करते हैं या प्रेरणा देते हैं कि देखिए आप ये कार्य करें तो ये होगा, इस तरह से ये होता है ना। तो देखिए अब यहाँ प्रेरणा का मतलब क्या है? यहाँ सिर्फ ये है कि कर्ता जो है कार्य खुद ना कर कर वो दूसरे से काम करवाता है, समझे। प्रेरणार्थ का मतलब क्या होता है कि एक कर्ता होता है, वो काम खुद ना करे लेकिन दूसरे से करवाए। जैसे देखिए अरेंज मैरिज में क्या होता है, मैं आपको पहले एक डिफरेंस बताता हूँ कि अरेंज मैरिज में क्या होता है और लव मैरिज में क्या होता है। देखिए अरेंज मैरिज में वाइफ आएगी, आपके लिए खाना बनाएगी और अच्छा बनाएगी, आप खुशी खुशी खाएंगे। लेकिन लव मैरिज में क्या होता है? आपको सोना बाबू करके पहले उलझाएगी, उसके बाद आपको इतने प्यार से बोलेगी कि बाबू आज आप खाना बना लो, बाबू आज आप खाना बना लो। अब वही क्या हुआ कि बीवी ने पति से खाना बनवाया, बीवी ने पति से खाना बनवाया। यही हमारा क्या है? प्रेरणार्थक वाक्य है या प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक वाक्य नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब जिसमें कर्ता जो है वो किसी दूसरे से कार्य करवाता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया है कि पत्नी ने पति से कार्य करवाया, ठीक है। ये रहा हमारा पत्नी ने पति से भोजन बनवाया, ठीक। और भी है कि पत्नी ने पति से पोछा लगवाया, ठीक है, पत्नी ने पति से बर्तन धुलवाया। ये सब हमारे उदाहरण है। जो लव मैरिज के साइड इफेक्ट होते हैं हमारे क्या होते हैं? यही होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। आइए तीसरे की बात करते हैं, सॉरी चौथे की बात करते हैं। हमारा चौथा क्या? हमारा नाम धातु क्रिया। चौथा है हमारा नाम धातु क्रिया। अब हम इसकी बात करेंगे कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब किसी एक धातु से कुछ प्रत्यय जोड़कर या कुछ अलग से शब्द जोड़कर एक अलग ही क्रिया बना ली जाए, मतलब किसी शब्द से एक क्रिया बना ली जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। जैसे उदाहरण लीजिए, अपना, अपना ही शब्द है और उसमें कुछ जोड़ दिया हमने, अपनाना हो गया, अपनाना एक क्रिया हो गया, अपना एक शब्द हो गया, अपनाना एक क्रिया हो गया। इसी तरह खेल क्या हो गया? हमारा एक शब्द है, तो खेलना क्या हो गया? हमारा क्रिया, ठीक है। इसी तरह चाल हमारा क्या है? एक शब्द है, और चलना हमारा क्या हो गया? एक क्रिया। और भी है, जैसे चमक, चमक एक शब्द है, उसका चमकना हमारा क्या हो गया? चमकाना या चमकाना, ये हमारा क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। इसी तरह लज्जा है, लज्जाना हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है? इसके और भी उदाहरण है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि नाम धातु क्या होता है। मतलब नाम धातु है कि कोई एक शब्द जिसमें कोई प्रत्यय जोड़कर उसे एक क्रिया में बदल दिया जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा क्रिया, सॉरी नाम धातु क्रिया कहलाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अगला है हमारा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान सुनना। देखिए थोड़ा आसान है, मतलब किसी भी धातु में, देखिए हमने क्रिया तक क्या पढ़ा था कि धातु में हमने ना जोड़ दिया, ना जोड़ दिया तो हमारा क्या बन जाता था? क्रिया, ठीक है। अब देखिए ये सेम उसी तरह है, बस थोड़ा अंतर क्या है? बस इसमें यही अंतर है कि इसमें ना होकर कोई अन्य शब्द आ जाते हैं। जैसे अगर ना के अलावा कुछ और भी शब्द जुड़ जाएंगे, मतलब प्रत्यय जुड़ जाएंगे, धातु साथ कोई और प्रत्यय जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? कृदंत क्रिया। जैसे हमने एक शब्द ले लिया चल, हमने एक ले लिया चल, हमने इसमें पहले क्या जोड़ा था? ना, चलना, तो चलना था हमारा एक क्रिया, ठीक है। अगर इसमें हमने चल लिख दिया, चल धन ता, चलता, अब ये चलता हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कृदंत क्रिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कृदंत क्रिया। अब इतनी सी बात समझ में आई कि मतलब धातु में अगर ना के अलावा और शब्द या और प्रत्यय जुड़ जाए, ना के अलावा कोई और प्रत्यय जुड़ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय। और उदाहरण देखते हैं इसके, और उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे हमने ले लिया, एक तो हमने लिया है पढ़ना, हमारा क्या है? पठ धन ना, पढ़ना हो जाता है हमारा पठ धन ना, हमारा क्या होता है? पढ़ना। अब इस तरह हमने क्या लिया? पठ
धन ता, पढ़ता, ठीक, पढ़ता, समझ गए ना। जहां हमारे शब्द या प्रत्यय ना के अलावा कोई और हो तो हमारे क्या हो गए, कृदंत प्रत्यय, कृदंत क्रिया, ठीक है। जैसे इसमें देखिए धातु में ना के अलावा सब जोड़ा जाए, कोई और शब्द जोड़ा जाए तो हमारा वह क्या होगा, कृदंत क्रिया, ठीक। अगला है हमारा सहायक क्रिया, अगला हमारा सहायक क्रिया। अब देखिए इसकी बात करें सहायक क्रिया क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है हमारा हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। हमने इंग्लिश में पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो वर्ब की सहायता करता है। इसी तरह ये भी वही है कि जो क्रिया की सहायता करता है, क्रिया की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। देखिए ये जो हमें बताता है वो हमें काल के बारे में बताता है, इसे हम काल परिचायक भी कहते हैं। मतलब वो टाइम के बारे में बताता है कि वो काम भविष्य में था, भविष्य में है, मतलब भविष्य में होगा, भूतकाल में था या वर्तमान में है। ये बताता है कि भविष्य में होगा या वर्तमान में है या भूतकाल में था, ठीक। हमें मतलब कि वो काल के बारे में बताता है कि भविष्य काल है, भूतकाल है या वर्तमान काल है। तो ये हमारा क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। इतनी बात समझ आ गई ना कि मतलब वो काल परिचायक होता है और साथ ही वह बताता है कि वो मनुष्य एक है अनेक है, तो वो वचन के बारे में भी बताता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके उदाहरण देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। देखिए जब पढ़, देखिए ये तो हमारा रहे हैं यही हमारा क्या होगा, सहायक क्रिया, ये हमारा क्या होगा, सहायक क्रिया। अब देखिए हम इसे काल परिचायक कैसे कहेंगे। देखिए पढ़ रहे हैं, जब हैं होता है मतलब वो वर्तमान की बात कर रहा है, मतलब वो वर्तमान की बात कर रहा है। अब देखिए जब वो वर्तमान होगा तो रहे हैं, अगर वो भूतकाल होता तो था, मैं खेल रहा था। तो ये भी हमारा क्या है, सहायक क्रिया। ये हमारा क्या है, भूतकाल, ये हमारा क्या है, वर्तमान। अब इतनी सी बात आपको समझ में आई ना कि हमारा जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होता है और काल परिचायक क्या होता है। तो काल परिचायक वो होता है जो समय के बारे में बताएगा कि वो भविष्य का है, भूत का है या वर्तमान का, ठीक है। और सहायक वही है जो क्रिया की सहायता करे, ठीक। और देखिए एक और है हमारा अंतिम है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। आपको इससे एक चीज समझ में आ गई होगी कि जिसकी जाति समान हो, जिसकी जाति समान हो उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय क्रिया, ठीक। मतलब अब देखिए उदाहरण देखिए, जैसे इसमें है भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। देखिए ये दोनों समान हैं, लड़ाई लड़ी समान है। इसी तरह मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, ये भी समान है। मैंने पढ़ाई पढ़ी, ठीक है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सजातीय क्रिया कहलाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। जिसे समझ आया है और पसंद आया है वो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया, ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो आज विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।